Hello viewers, I am going to discuss with you the topic of correlation. This is a fifth part of correlation. In this lecture I will discuss method to calculate coefficient of correlation. Here Spearman rank method will be discussed with you. We have discussed Karl Pearson coefficient of correlation in previous 4 lectures. Here I will discuss next method, which is known as Spearman rank method to calculate coefficient of correlation. This was propounded by Professor Spearman in 1904. This method is used in qualitative data. Data is two types, quantitative and qualitative. Qualitative data कैसा होता है, which is related to beauty, honesty, intelligence, which can't be quantified, जिनको हम quantify नहीं कर सकते. जो स्पीयरमैन रैंक मेथड है क्वांटिटेटिव डाटा में यूज़ होता है, जहाँ पर हम डाटा को क्वांटिफाई कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को क्वांटिफाई कर सकते हैं. लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्वालिटेटिव टाइप के होते हैं. जैसे ब्यूटी या ब्यूटी को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, जज किया जा सकता है, रैंक किया जा सकता है. उनको हम कह सकते हैं दिस पर्सन इज़ मोर ब्यूटीफुल देन दैट पर्सन, तो ये कहा जा सकता है. तो ये रैंक हो गया, उसको प्रेफरेंस दी जा सकती है. इस तरह के डाटा को कहते हैं क्वालिटेटिव डाटा. ऑनेस्टी, दिस पर्सन इज़ मोर ऑनेस्ट देन अदर पर्सन. इंटेलिजेंट, दिस पर्सन इज़ मोर इंटेलिजेंट देन अदर. इस तरह का जब डाटा होता है उसको कहते हैं क्वालिटेटिव. गुणात्मक एक होता है संख्यात्मक. गुणात्मक जो डाटा होता है उसके अंदर हमें जो मेथड हम यूज़ कर सकते हैं उसको कहते हैं स्पीयरमैन रैंक मेथड. रैंक पर बेस्ड होता है, रैंकिंग की जाती है. कोई कंपटीशन होता है ब्यूटी का, ऑनेस्टी का, इंटेलिजेंस का, आर्ट्स का, कोई भी कंपटीशन है, स्टूडेंट्स कंपटीशन करते हैं पेंटिंग का, तो वहाँ हम मार्क्स देते हैं, रैंक देते हैं. ये दिस इज़ ए फर्स्ट रैंक, दिस इज़ सेकंड रैंक. तो रैंक के बेसिस पर उनके जजमेंट हम करते हैं, और जजमेंट के बेसिस पर हमका अगर कोरिलेशन कैलकुलेट करना हो तो हम वहाँ पर स्पीयरमैन रैंक मेथड यूज़ करेंगे, ना कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. तो क्वांटिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते. क्वालिटेटिव डाटा में यूज़ करेंगे स्पीयरमैन रैंक मेथड. इसमें जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो होता है कैपिटल आर यूज़ करते हैं यहाँ कैलकुलेट करने के लिए कोरिलेशन को. तो कैपिटल आर इज इक्वल टू दिस इज ए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. कैपिटल आर इज इक्वल टू 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वेयर अपॉन n इंटू n स्क्वेयर माइनस 1. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वेयर माइनस n क्यूब. इसको n से मल्टीप्लाई किया, n क्यूब माइनस n आ गया. तो ये यूज़ किया जा सकता है. तो ये हमारे फॉर्मूले होंगे. स्टेप्स क्या होंगे, वेयर d का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स, और n आपके पास जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी हम हमारे पास कोई सीरीज़ है, उस सीरीज़ के जो रैंक्स हैं ये हमारे पास सीरीज़ होगी. इनका रैंक गिवन होगा या रैंक कैलकुलेट करना होगा. आगे प्रॉब्लम्स आएंगे, हम डिस्कस करेंगे. तो वहाँ जो हम इनका मान लो हमने इनका रैंक गिवन है, इसको R1 कहेंगे, इसको R2 कहेंगे. रैंक को इनका जो डिफरेंस लेंगे R1 माइनस R2 करेंगे, उसको बोला जाता है D. उसका फिर हम आगे क्या करते हैं, डी स्क्वेयर का समेशन कर देंगे, सभी ऑब्जर्वेशंस का डी स्क्वेयर आ जाएगा. ये स्टेप्स होंगे. और उसके बाद हमने डी और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यूज़ करके इस वैल्यू पुट करनी है, और आर से हमने कैलकुलेट करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट. स्पीयरमैन रैंक मेथड है. तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह की सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर स्पीयरमैन रैंक मेथड यूज़ कर सकते हैं. नंबर 1, व्हेन रैंक्स आर गिवन इन द प्रॉब्लम. जो भी प्रॉब्लम हमारे पास होगी या क्वेश्चन होगा उसमें रैंक्स ऑलरेडी गिवन होंगे, तो रैंक्स का हेडिंग भी गिवन होगा. रैंक 1 R1 R2 यहाँ लिखा होगा. जजमेंट फर्स्ट और जजमेंट सेकंड, जज फर्स्ट जज सेकंड, इस तरह से रैंकिंग गिवन होगी. तो जब रैंकिंग गिवन है
तो वहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डी और डी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जहाँ पर रैंक्स गिवन नहीं है, हमें सीरीज़ गिवन है, एक्स और वाई सीरीज़ गिवन है। एक्स और वाई सीरीज जब गिवन होती है तो हम उनको रैंक असाइन करते हैं। तो रैंक असाइन करने का तरीका क्या होता है, सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको रैंक करते हैं हम, रैंक 1, उससे लोअर वैल्यू 2, 3, 4 ऐसे करते 10वें नंबर पर, मान लो 10 ऑब्जर्वेशन है, लास्ट वैल्यू जो है 10वें नंबर पर है, 10th नंबर पर आपकी वो आ गई। तो फर्स्ट हमने प्रेफरेंस जो है रैंक किसको दिया, मोस्ट हाईएस्ट जो वैल्यू है वो। ऐसे इस साइड करेंगे, वो वैल्यू हो सकता है यहाँ हाईएस्ट वैल्यू इस साइड उसको नंबर 1 कर देंगे, और यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू इसको नंबर 10 कर देंगे। तो कहाँ पड़ी है ये मैटर नहीं करता, नंबर हाईएस्ट को आपने क्या करना है, रैंक देना है। तो रैंकिंग जब करते हैं उसके बाद डिफरेंस लेते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, फिर यूज़ करते हैं। तीसरी प्रॉब्लम आती है कि रैंक असाइन करने के दौरान मान लो टाई हो जाए, मीन्स सेम वैल्यू आ गई। इस साइड हमने हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 10, 12, फिर 14, फिर 18, फिर उसके बाद 10 आ जाए, तो हम सबसे पहला नंबर ये देंगे, फिर 2 देंगे, फिर 3 किया, फिर 4। अब 4 और 5 दो वैल्यू रह गई हैं, 4 किसको दें, 10 और 10 आ गया, 4 किसको दें, हम क्या करते हैं दोनों का पोजीशन जो होती है 4 और 5 दोनों की पोजीशन का जो रैंक हमें देना है उनको प्लस करो, उनको 2 से, अगर दो वैल्यू हैं तो 2 से डिवाइड करके हम क्या करते हैं 4.5 यहाँ लिख देंगे, इनका रैंक आ गया। मीन्स हमें ये पता होना चाहिए कि किस पोजीशन पे है, ये 5th 6 पे भी हो सकते हैं, 7 8 कोई भी हो सकता है, उन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। अब यही प्रॉब्लम आगे 3 होते तो क्या करते, 4, 5, 6 प्लस 6 भी कर देते हैं, 6th रैंक भी आएगा उसका। तो ये 6 किया 11, 15 आ गया, 15 को 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास 15 को 3 से करेंगे, जितनी नंबर वैल्यू बढ़ते जाएंगे, 2 हैं तो 2 से, 3 हैं तो 3 से, 15 3 का तो 5 आ गया। तो सभी को हम 5 रैंक असाइन कर देंगे ऐसे करके। तो ये पोजीशन है। यहाँ फिर प्रॉब्लम आती है, टाई हो जाता है तो वहाँ फिर फार्मूला मॉडिफाई होता है, वो आगे आने वाले में ऑब्जर्वेशन क्वेश्चंस में मैं करवाऊँगा। तो फर्स्ट हम पार्ट कर रहे हैं, व्हेन रैंक्स आर गिवन, ऑलरेडी गिवन होते हैं क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना है, ये हम एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं उसमें हम करेंगे। व्हेन रैंक्स आर गिवन इन प्रॉब्लम, रैंक गिवन होते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रैंक को आपने सिर्फ उसका डिफरेंस लेना है, D(r-r2), उसके बाद उनका स्क्वायर करके फार्मूला यूज़ करना होता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास जज, ये देखो क्वेश्चन में लिखा है फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, 2 जजेस अकॉर्डेड द फॉलोइंग रैंक टू 8 पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 हैं, जज फर्स्ट है और जज सेकंड है, जज एक्स और जज वाई कोई भी हो सकता है, ABCD। तो उन्होंने रैंकिंग दी है। फर्स्ट जो पार्टिसिपेंट आया उसको इसने रैंक दिया 8 और उसने 7 दिया। फर्स्ट उसने किसको दिया, 6 को जाके उसने फर्स्ट दिया, उसका जो प्रेजेंटेशन थी कंपटीशन में वो बेस्ट थी तो उसको 1 दिया, और जो लास्ट पे है वो 8 है। इस तरह से ऑब्जर्वेशन उनकी हैं। तो हमें क्या करना है, हम लिखेंगे सोल्यूशन में जज 1 मीन्स जजमेंट है R1, जज Y को R2 कर देंगे। उसके बाद दोनों का डिफरेंस लिया, D कैलकुलेट करना है, R1 R2, R2 -1 R1 -2, 8 -7 प्लस 7 -5 2 प्लस वैल्यू होगी, और कुछ वैल्यू माइनस होंगी, 0 भी हो सकती है, लेकिन इसका जो D आपके पास आएगा वो सिग्मा D हमेशा 0 होगा, ये याद रखना, सिग्मा D 0 आएगा, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 0 होगा। ये चेक करने का फार्मूला है, मेथड है, शॉर्टकट है कि आपकी कैलकुलेशन यहाँ सही है, कहीं मिस्टेक नहीं। अगर ये 0 है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन सही। प्लस वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू को अलग करो, नेगेटिव को अलग करो, इनको दोनों का डिफरेंस ले लो, तो ये डिफरेंस हमेशा 0 आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इनका स्क्वायर कर देना, ये D है इसका स्क्वायर करो, 1 का एज इट इज़ 1, 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4, माइनस वैल्यू का प्लस हो जाता है, अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी सिग्मा D² 32 आ गया। तो फर्स्ट स्टेप्स क्या हैं, D कैलकुलेट करो, D² करो, D² करने के बाद वैल्यू पुट की,
r इज इक्वल टू 1 माइनस 6, ये फार्मूले में वैल्यू है। आप कहेंगे 6 कहाँ से आ गया? ये फार्मूला है इसका 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वेयर। सिग्मा डी स्क्वेयर कितना है? 32 अपॉन n 8 है, n क्यूब माइनस n 8 क्यूब माइनस 8 कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.619। इसके बाद मेन जो काम होता है वो आपका है इंटरप्रिटेशन का। आपने इंटरप्रिटेशन जरूर करनी है कि इसका मतलब क्या है कि हाँ ये मॉडरेट कोरिलेशन है। 8 9 हमें पढ़ के आए हैं 0.7 से 100 के 99 या 1 के बीच में होता है तो हाई डिग्री है। 1 + 1 - 1 आता है तो परफेक्ट है। ये आपका क्या है 50 से 0.70 में मॉडरेट आ गया तो आप कहेंगे देयर इज मॉडरेट रिलेशन बिटवीन द जजमेंट ऑफ द टू जजेस। जो दो जजेस हैं इनमें आपस में एसोसिएशन है। इस तरह से एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है। ऑपोजिट होते तो नेगेटिव रिलेशन आता है, एक बढ़ रहा है, एक जिसने उसको 1 नंबर दिया उसने उसको 8th नंबर दे दिया। तो इस तरह से डिग्री पॉजिटिव है और पॉजिटिव एक डायरेक्शन में उनकी मूवमेंट जारी है, लेकिन वो क्या मॉडरेट है। ये इंटरप्रिटेशन आपने लिखनी है। क्वेश्चन में भी ऐसा आ सकता है। आगे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें पूछे यही गया है 10 कंपीटिटर्स इन ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट आर रैंक्ड बाय 3 जजेस। 3 जज आगे। अब जजमेंट 3 की भी हो सकती है R1 R2 R3। जब ऐसा होता है तो R12 से D1 आ जाएगा, R13 से D2 आ जाएगा, R23 से D3 आ जाएगा। 3 हमारे पास कॉलम बनेंगे D के, उन्हीं का D स्क्वायर करेंगे तो 3 और बनेंगे। तो यूज द क्वेश्चन है यूज द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट टू डिटरमिन विच पेयर ऑफ जजेस हैज द नियरेस्ट अप्रोच। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द जजेस है नियरेस्ट अप्रोच मीन्स उनकी आपस में किसकी अप्रोच मिलती है। मीन्स 2 जजेस ऐसे कौन से हैं पेयर ऑफ जजेस जो एक तरह का सोचते हैं। मीन्स एक तरह का सोचने का मतलब है उनका जो कोरिलेशन है वो हाई आएगा, दूसरे का नहीं आएगा। मीन्स सपोज 3 है हमारे पास 1 2 3, तो अगर इन 1 और 3 का आता है आपस में जो कोरिलेशन R1 और जो हमारे पास कोरिलेशन आएगा R1 2 3, तो पेयर ऑफ जजेस हम कहेंगे यस इनकी जो अप्रोच है वो कॉमन है। एक जैसे वो सोचते हैं, जिसने इसको नंबर दिए उसने ही इसको सेम नंबर दिए। इसका मतलब ये है। मीन्स कोरिलेशन के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि उनका अप्रोच कैसी है। अगर एक दूसरे को अपोजिट सोचते हैं तो कोरिलेशन लोअर आएगा, सेम सोचते हैं तो कोरिलेशन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट हाई आएगा। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट विच पेयर ऑफ जजेस हैज द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट इन द ब्यूटी, वो कंपेयर क्या करेंगे इनकी जजमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड के साथ। 3 और कम्बिनेशन बनते हैं तो तीनों को हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास रैंक है गिवन है 1 2 3 R1 2 3, तो आपने R1 कैलकुलेट किया। R1 के बाद डायरेक्ट क्या यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले 3 कॉलम इसके बनेंगे आपके रैंक्स के, 3 बनेंगे D के। D जब 1 2 के साथ करोगे तो 1 2 नीचे लिखोगे, फिर उसके बाद D12 का स्क्वायर भी करना है। तो वो पेज के ऊपर डिपेंड करता है स्पेस आप कैसा ले रहे हो। इसके बाद जब आप करोगे क्वेश्चन को तो 3 आपके कॉलम ये हो गए रैंक्स के, फिर 3 D1 2 2 3 और 1 3 के आएंगे। उसके बाद उनका स्क्वायर उन्हीं के कॉलम के साथ साथ यहाँ एक और कॉलम बनाए इसका D का, यहाँ कॉलम बनाए D का, यहाँ कॉलम बनाए D का। तो उनका आप आपस में क्या करेंगे, पहले D कैलकुलेट फिर उनका स्क्वायर करते जाएंगे। स्क्वायर 1 2 2 3 1 3 इनका स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद आपने क्या करना है, ये समेशन किए 1 2 का समेशन, 2 3 का समेशन और 1 3 का समेशन। R12 कैलकुलेट करेंगे तो R12 की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू नेगेटिव आ रही है। मीन्स R12 सेम डायरेक्शन में नहीं सोच रहे, उनका टेस्ट एक जैसा नहीं है। ऐसे अगर 2 3 को सोचते हैं तो उनका भी रिलेशन नेगेटिव आ रहा है, लेकिन है वो लो डिग्री, वेरी लो डिग्री। लेकिन 1 3 का है वो हाई डिग्री मॉडरेट आ रहा है 0.3636 और वो पॉजिटिव भी है। इट मीन्स जज फर्स्ट और जज थर्ड जो है उनका टेस्ट एक जैसा है। टेस्ट एक जैसा होने का मतलब है कि एक जैसा सोचते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था। तो आप लगेंगे
पेयर कौन सा है, 1/3 ऑफ जजेस हैज द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट इन ब्यूटी। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सेकंड प्रॉब्लम आती है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब रैंक गिवन नहीं होंगे वी हैव टू असाइन द रैंक्स टू द ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, एक्स और वाई गिवन होगा, रैंक नहीं। वहाँ लिखा होगा एक्स एंड वाई, सीरीज 1 सीरीज 2, तो हमें उनको रैंक्स असाइन करने हैं। तो स्टेप्स क्या होंगे, असाइनमेंट्स ऑफ रैंक, हम रैंक असाइन करेंगे हाईएस्ट वैल्यू को फर्स्ट, उससे लोअर सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से रैंक असाइन करेंगे। जब हमारे पास R1 और R2 आ जाएंगे तो इसके आपने स्पेस बना के रखना है कॉलम, ये कॉलम फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड इसके साथ आएगा, फिर थर्ड कॉलम में वाई सीरीज, फिर इसका R2 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट कॉलम जो बनेगा वो D का, उससे नेक्स्ट बनेगा D²। तो ये 6 कॉलम है, 2 सीरीज हैं, 6 कॉलम आपके आएंगे। तो स्टेप्स ये होंगे, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस के बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है, और मेन पॉइंट जो होता है इंटरप्रिटेशन आपने जरूर करनी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, रिजल्ट आ गया उसको हाईलाइट करके आंसर लिख देते हैं। हमें प्रॉब्लम में पूछा गया है रिलेशनशिप, तो आपने रिलेशनशिप बताना है, एसोसिएशन बताना है कितना है। तो फार्मूला यही यूज होगा। क्वेश्चन हमें गिवन है एक्स एंड वाई, फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बाय द मेथड ऑफ रैंक डिफरेंसेस। एक्स और वाई मेंशन है, जज मेंशन नहीं है। अगर जज मेंशन होता है तो फर्स्ट जो है हम उनको रैंक एज्यूम करते, तो उनको यूज करते एज रैंक्स, अदरवाइज क्या करेंगे, हमें रैंक असाइन करने पड़ेंगे। तो आपके देख रहे हो क्वेश्चन में कि आपके पास एक्स सीरीज और वाई सीरीज, आपने रैंक असाइन करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू चेक करनी। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, हाईएस्ट वैल्यू आपकी आ रही है 18। तो आपने 18 को फर्स्ट रैंक असाइन किया 1, उसके बाद 17 2, 16 3, 15 4, 15 के बाद आप क्या है, 15 के बाद 14 5, 13 6, 12 7, 11 8, और आपके पास 10 9 और 9 10, ये रैंक आ गया। ऐसे वाई सीरीज को रैंक देना है, R2 हाईएस्ट वैल्यू 8, उसके बाद वैल्यू 2, उसके बाद वैल्यू 10 3, और उसके बाद 9 4, इस तरह से रैंक करके लास्ट ही आ गया। उसके बाद हमने डी डिफरेंस लेना है। अब डिफरेंस लोगे तो फर्स्ट रैंक में से सेकंड वाला माइनस करो, यहाँ स्केल रखो, यहाँ पे आप हाथ रखो और क्या करोगे, 4 - 1 3 + 2 - 2 0, 5 - 3 8 - 3 6 0 आ गया, 8 - 5 + 3 7 - 4 + 3 3 - 6 1 - 3 - 2 एंड 9 - 10 - 1 10 - 7 3 पॉजिटिव। इनका टोटल करके देखो प्लस माइनस को अलग अलग, और आपके पास क्या आएगा, 0 आ। इसके बाद आपने स्क्वायर करना है, यहाँ 0 नहीं है तो आप कैलकुलेशन को चेक करो, ये 0 आना जरूरी है। थंब रूल है, ये बता देता है कि हाँ यस आपकी कैलकुलेशन सही है। उसके बाद आपने स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद जस्ट वैल्यू पुट की और आपका आंसर में बताना है कि किस तरह का पॉजिटिव कोरिलेशन है और मॉडरेट वैल्यू है। लो डिग्री है, 50 से नीचे है, लो डिग्री कोरिलेशन है। तो ये इंटरप्रिटेशन होगी। इसके बाद मेन जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन थोड़े अच्छे बनते हैं वो ये है, जब हम एक प्रॉब्लम आती है जब हम रैंक असाइन करते हैं और रैंक असाइन करने में अगर टाई हो जाए, जैसे मैंने यहाँ कहा था कि 2 वैल्यू सेम आ जाए, यहाँ 15 और यहाँ भी 15 होता तो क्या करते, तो उस प्रॉब्लम को कहते हैं, थर्ड प्रॉब्लम है ऑन असाइनिंग द रैंक सम ऑफ द रैंक्स आर इक्वल और टाइड रैंक। जब टाइड रैंक आ जाएं, इक्वल रैंक आ जाएं, तो उस प्रॉब्लम में क्या करना होता है, स्टेप्स होंगे। हम पहले रैंक असाइन करेंगे, रैंक में टाई आता है तो टाई रैंक में कैसे रैंक असाइन करना है वो मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी जस्ट बताया आपको। चलो मैं स्टेप्स आपको क्वेश्चन में करवाऊंगा। यहाँ पहले बता देता हूँ कि फार्मूला जो आपका मॉडिफाई हो जाएगा। अभी तक हम इतना फार्मूला यूज़ कर रहे थे, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं करेक्शन फैक्टर, ये हमने पार्ट इसमें जो है ऐड किया है। बाकी एज इट इज ये वाला फार्मूला जो था 1 - 6
इंटू सिग्मा डी स्क्वेयर, ये एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो ये पार्ट मैंने स्क्वेयर में रखा है ये आपका करेक्शन फैक्टर है। ये कैसे होगा, पहले मैं आपको रैंक असाइन कर दूं, उसके बाद क्लियर होगा ये है क्या। तो रैंक असाइन करने में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आपके पास आ गया, इलस्ट्रेशन कर रहे हैं 15, 10, 20, 28, 12, फिर 10 आ गया, फिर 16 और 18, 16, 14, 10, 12, 11, 15 ही आ गए। तो यहाँ पे जो रेपिटेशन हो रहा है 12 का आ रहा है यहाँ पे, और इस साइड किसका आ रहा है 10 का आ रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम में क्या होगा, रैंक टाई कर देंगे। कैसे रैंक असाइन करते हैं वो मैं बता रहा हूँ पहले, उसके बाद हम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। फॉर्मूले में एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज, एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज यूज़ कर रहे हैं। तो आपने एक्स सीरीज लिखे और आपने स्पेस दिया R1 के लिए, फिर y लिखोगे। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं रैंक असाइन, हाईएस्ट वैल्यू 828 1 किया, उसके बाद 20 है 2 कर दिया, उसके बाद हमारे पास 18 है तो 3, 16 4 के बाद 15 आ गया 5, फिर 12 आ गया 6, 12 के बाद 10 2 टाइम्स आ रहा है। अब 10 2 टाइम्स आ रहा है, हम यहाँ हमने 6 तक कर दिया। हम कहें जी ये ऊपर है, जिसको नहीं पता वो क्या कर रहा है, ये कह रहे जी पहले है इसको 7 कर दो, इसको 8 कर दो। ऐसा नहीं है, दोनों वैल्यू सेम है। जब दोनों वैल्यू सेम है तो हम दोनों को रैंक अलग अलग नहीं दे सकते। तो रैंक अलग दे रहे हैं, इसका मतलब हमारी जजमेंट में गड़बड़ है। तो जजमेंट में जो आपने मार्क्स दिए हैं उनके अकॉर्डिंग जो उनका रैंक बनता है वो क्या होना चाहिए, 2 वैल्यू जब सेम आ जाएं तो 2 वैल्यू हमारे पास इनका रैंक क्या होगा, 6 तक हमने कर दिया। तो 6 के बाद 7th रैंक और 8th रैंक, जो रैंक आएंगे 7 और प्लस 8, इनको आपने प्लस किया, इनके जो है मीन लिया वो कितना आएगा, 7 + 8 15 और 7.5। अगर 10 5 टाइम्स होता तो हम क्या करते, 7 8 और 9 इनके रैंक को प्लस करना है, 9 प्लस करते और 3 से डिवाइड करते। अगर m आपका 4 टाइम आता तो 4 टाइम इनका रैंक को प्लस करते और 4 से डिवाइड करते। जितनी बार जितनी वैल्यू आएंगी उनके रैंक को आपने उनकी एवरेज लेनी। तो यहाँ हमने क्या किया, 7.5 7.5 लिख दिया, कंप्लीट हो गया। सेकंड सीरीज में आते हैं, यहाँ पे हमने फर्स्ट रैंक दिया 18 को फर्स्ट, उसके बाद जो आपके पास 16 को 2 है, 15 को 3 है और 14 को 4 है। 14 के बाद 12 2 टाइम्स आ गए, 4 रैंक तक हो चुके हैं। 5 हम प्लस करेंगे और 6 प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 5.5 6 तक हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट 11 है, इसको 7 रैंक देना है, इसको 6 नहीं देना। यहाँ स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, वो 5.5 करके नेक्स्ट 6 दे दिया। जब ऐसा करोगे तो आपकी ये वाली कैलकुलेशन सिग्मा डी सही नहीं आएगी, 0 नहीं आएगी, इसका मतलब आपकी गलती है। तो यहाँ आपने 2 जो रैंक साइन कर दिए 2, वो आपने छोड़ के नेक्स्ट वाला रैंक जो है इसको देना है। तो दोनों तरह की प्रॉब्लम आ गई हैं। मैंने बता दिया 2 टाइम्स भी आ सकता है, 3 4 टाइम्स भी आ सकता है। एक ही सीरीज के अंदर 2 बार वैल्यू, 12 भी 2 बार आ सकता था, 15 भी 2 बार आ सकता था। यहाँ पे 12 2 टाइम आया, 5 टाइम आ सकता था, उसके बाद भी वैल्यू आ गई। तो सारे केसेस आपके साथ डिस्कस हो गए कि जो रैंक आपने साइन कर दी 5 और 6 2 यूज़ हो चुके हैं। उसके बाद 7th करना है, नेक्स्ट अगर 10 आता है उसको हम 8th करते। तो ये थंब रूल है, आपको बता देता है कि आपकी कैलकुलेशन सही है या गलत। सिग्मा डी 0 आ गया, इट मीन्स आपने जो रैंक असाइन किए हैं वो सारे करेक्ट हो गए। उसके बाद डी स्क्वायर करना है, डी स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास ये आ गया डी स्क्वायर की वैल्यू। अब जो फॉर्मूले में है वो हमने यूज़ किया, ये आपके पास यूज़ कर रहे हैं हम, देखो लिखा है m/1/12 इंटू m³ - m। तो इसको हम ऐड करते हैं फॉर्मूले के अंदर। n10 इज रिपीटेड ट्वाइस इन द सीरीज और 12 इन ट्वाइस इन द y सीरीज, और इन बोथ सीरीज x और y। m हमारे पास कितना है 2, जो वैल्यू क्या करती है मैंने लिखा है फॉर्मूले में, नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल रैंक। देखो x सीरीज में मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको कि हमने अभी जो क्वेश्चन किया, x सीरीज में जो 10 है वो 2 टाइम्स आया हुआ है,
10 वैल्यू 2 टाइम्स आई है, तो इसका मतलब है वो करेक्शन नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल कितनी नंबर ऑफ आइटम्स, तो m जो होता है वो रिपीट है। 10 2 टाइम्स आया तो हम यहाँ लिखेंगे 1/12 इंटू 2 का क्यूब, 2 बार आया है -2 किया। अगर n 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम भी आता, उनको रैंक असाइन करते तो 6 का क्यूब -6 करते। 3 टाइम्स 10 आ जाता, कोई भी वैल्यू 3 टाइम्स रिपीट करेगी तो हम 3 क्यूब -3 करते हैं। एक फैक्टर, एक डिजिट के लिए जो एक वैल्यू रिपीट कर रही है उसके लिए एक फैक्टर आ गया इतना। अब इसी सीरीज में कोई दूसरी वैल्यू रिपीट करती तो उसके लिए फिर नया फैक्टर ऐड करते 1/12 m³ -m, तो वो वैल्यू 2 टाइम्स करती तो उसके लिए भी ये आ जाता। अगर दूसरी सीरीज में कर रही है तो दूसरी सीरीज के लिए भी हम क्या करेंगे 1+1/12 और इंटू m³ जितनी बार वो वैल्यू रिपीट की है। ऐसे ही एंड सो ऑन करके 2 वैल्यू रिपीट कर सकती हैं। यहाँ एक वैल्यू रिपीट 2 बार किया है, इस साइड एक्स वाई सीरीज में भी एक वैल्यू रिपीट किया है। ऐसे ही यहाँ पर 3 वैल्यू इधर कर सकती थी रिपीट 3 टाइम्स 2 टाइम्स, इधर भी 2 जैसे 12 रिपीट किया, 12 जो है एक बार 12 आ गया, एक बार और वैल्यू आ जाती 10, तो उसके लिए हम एक और फैक्टर करते। जितनी बार वैल्यू रिपीट करेंगे उतनी बार फैक्टर आएगा, और m क्या होगा, वो जो वैल्यू जितनी बार रिपीट की है। 10 2 टाइम्स आया तो 2nm, अगर 10 3 टाइम्स आता तो हम यहाँ 3 लिखते, लेकिन एक ही बार लिखेंगे 10 के लिए। अगर 12 रिपीट कर रहा है उसके लिए एक करेक्शन फैक्टर और लिख देंगे, और m की वैल्यू वो होगी जितनी बार वैल्यू एक वैल्यू रिपीट कर रही है। मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा। तो आपने ये फार्मूला किस तरह से लिखा है, 6 सबके साथ है इनटू इन ब्रैकेट सिग्मा d² प्लस करेक्शन फैक्टर प्लस करेक्शन फैक्टर प्लस करेक्शन फैक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n³ -n। अब देखो क्वेश्चन में जो आया हमने क्या लिखा है, r इज इक्वल टू 1 - 6 इन ब्रैकेट सिग्मा d², ये फार्मूला है। यहाँ हमने लिखा 1 - 6 इंटू सिग्मा d कितना है स्क्वेयर 14 प्लस 1/12, और ये फर्स्ट हमने करेक्शन फैक्टर लगाया किसके लिए, करेक्शन फैक्टर आपका आ गया 10 2 टाइम्स आया था, तो ये 10 के लिए क्या किया 2 का क्यूब -2, इस साइड 12 आया था प्लस 1/12, और 12 2 टाइम्स आया तो यहाँ पर आपके पास क्या है 2 का क्यूब -q अपॉन जो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो उनकी बाकी कैलकुलेशन है, पहले इनको कैलकुलेट करेंगे आप, उसके बाद सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा 6 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी वैल्यू इनको सॉल्व करके आएगी फिर आपने n में 1 में से उसको माइनस करना है, तो वो कोरिलेशन आएगा। वो पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन आ गया। तो मेन है करेक्शन फैक्टर कैसे ऐड करने हैं, कोई डिजिट कितनी बार रिपीट की है, 10 2 टाइम्स किया है तो 2 का क्यूब किया हमने, अगर n 3 टाइम करता तो 3 का क्यूब करते, n 4 टाइम आता तो m की वैल्यू 4 होती, और एक डिजिट के लिए एक बार फैक्टर। इसी सीरीज में कोई और वैल्यू रिपीट कर जाती सेम, यहाँ पे 12 या 2 टाइम्स आ जाता तो फिर 12 के लिए और एक करते। इस सीरीज में 12 2 टाइम्स आया तो उसके लिए किया है, अगर एक और वैल्यू 10 2 टाइम्स आती एक और करेक्शन फैक्टर करते। जितनी बार वैल्यू रिपीट करें, जो डिजिट कितनी बार रिपीट कर रही है वो m है, और कितनी वैल्यू रिपीट कर रही हैं, कितनी डिजिट आपस में रिपीट कर रही हैं, वो उसके लिए करेक्शन फैक्टर आता है। तो इस तरह याद रखना है इसको। तो ये आपका थर्ड पार्ट है। एक प्रॉब्लम आती है जो सेकंड से रिलेटेड है, सेकंड पार्ट से, अगर रैंक्स गिवन हो और रैंक रिपीट ना करें तो कार्ल पियर्सन से रिजल्ट और स्पीयरमैन से रिजल्ट हमेशा सेम आएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड है, ये थर्ड एक्स वाई गिवन है, क्वेश्चन हमें गिवन है। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेट मीन्स इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी। थर्ड पार्ट दिया है, इफ यू हैव
Found out Carl Pearson's simple coefficient of correlation between ranks of these 16 students. Would your result have been the same as obtained in first or any different? अगर आप इससे करें, अगर करना हो इससे कार्ल पियर्सन से, क्या आपके रिजल्ट वही आएंगे या डिफरेंट होंगे? तो आप इसको क्वेश्चन को करके देखना, स्पीयरमैन से रिजल्ट और कार्ल पियर्सन से रिजल्ट सेम होंगे। क्यों? क्योंकि रैंक रिपीट ना करें तो आंसर सेम आता है, अगर रैंक रिपीट कर जाएं तो फिर आंसर सेम नहीं आएंगे। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के, तो ये आपको पता होना चाहिए, एक्सपीरियंस से ही पता होगा। तो इसके बाद मेरिट डीमेरिट्स हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अप्लाई, उससे सिंपल है, वहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, अज्यूम्ड मीन है, एक्चुअल मीन है, बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा, वेरिएंस को वेरिएंस, यहाँ जस्ट क्या करना है R1 R2 डी स्क्वायर। डीमेरिट क्या है? कैन नॉट अप्लाई इन ग्रुप डाटा, अगर ग्रुप डाटा होगा वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, इंडिविजुअल सीरीज़ में ही हम अप्लाई कर रहे हैं। हम इसको जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएं तो इसको यूज़ करना टाइम कंज्यूमिंग होता है, टीडियस होता है, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज। ये माना गया कि 30 या 30 से ऊपर वैल्यू बढ़ जाए, 30 से ऊपर, तो इसको कैलकुलेट करना टफ हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो इसको कैलकुलेट करना टफ है। ये इसकी डीमेरिट्स हैं। तो ये सारा स्पीयरमैन रैंक मेथड है। 3 सिचुएशंस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। जब रैंक गिवन होते हैं, जब रैंक गिवन नहीं है तो हमें साइन करना है, जब रैंक साइन करते हुए रिपीट कर जाएं तो फार्मूला मॉडिफाई करना पड़ता है। मॉडिफिकेशन में करेक्शन फैक्टर उतनी बार आता है जितनी बार कोई वैल्यू रिपीट गई है, और m वो होगा जो वैल्यू रिपीट कर रही है। 10 3 टाइम्स किया है तो m 3 होगा। एक बार 10 के लिए एक बार आएगा, 12 के लिए एक बार आएगा, कोई और वैल्यूज़ के लिए एक बार, और करेक्शन फैक्टर यूज़ होता जाएगा, इसलिए लिखा एंड सो ऑन। 3 4 5 कोई भी हो सकते हैं। सिर्फ तो ये नहीं है कि ये सीरीज से रिलेटेड है, ये एक्स सीरीज से है, ये वाई से, ऐसा नहीं। ये डिजिट से रिलेटेड है। एक डिजिट कितनी बार रिपीट कर रही है वो m, और कितनी डिजिट रिपीट कर रही हैं उनके लिए करेक्शन फैक्टर। तो ये इसका मैंने समरी बता दिया, इसको समराइज़ कर दिया है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है इनसे रिलेटेड तो आप यू मे कॉल मी, और आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, फ़ोन में पूछ सकते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। स्टे एट होम, स्टे केयर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।